नमस्कार। डीडी बिहार के कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। एक आदत आशियाने की चाहत हम सबके दिल में होती है, मगर कई बार हम आशियाने की खरीद फरोख्त में ठगी के शिकार हो जाते हैं। कई बार हम आशियाने की तलाश करते हैं, लेकिन बिल्डरों की मनमानी के हम शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हम क्या करें? आज चर्चा इसी पर होगी और आज कानूनी सलाह में हमने विषय चुना है रेरा अधिनियम के नए आयाम पर। रेरा अधिनियम क्या है और इसमें क्या कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं जिससे आप ठगी के शिकार न हो पाएँ, इन तमाम विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमने आमंत्रित किया है आज अपने स्टूडियो में एक खास अतिथि को। पहले हम इनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बटेश्वर नाथ पांडे जी, जो न्यायिक सदस्य हैं रियल एस्टेट अपीलिंग ट्रिब्यूनल के। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। जैसा कि हमने आज का विषय रखा है सर कि रेरा अधिनियम के नए आयाम क्या हैं, तो सबसे पहले तो ये हम चर्चा करें कि ये आपसे जानना चाहेंगे कि रेरा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्यों है और रेरा की ज़रूरत क्यों पड़ गई। देखिए, जैसा कि नाम से ही आप परिचित हैं, रियल एस्टेट रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट 2016 में बना। रेगुलेटरी मीन्स की कुछ इरेगुलरिटी था, उसको दूर करना था। जनरली ये देखा जाता था कि कंज्यूमर और बिल्डर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता था, समय से उसका अनुपालन नहीं हो पाता था। एग्रीमेंट के अंतर्गत जो भी उनको आवास या अपार्टमेंट मिलना था, जो क्राइटेरिया वो डिसाइड करते थे, उसको फुलफिल नहीं कर पाते थे। टाइम फैक्टर था और उपभोक्ता जो भी कंज्यूमर है उसके लिए इमीडिएट रिलीफ का प्रावधान नहीं था। दो जगह वो जा सकता था, या तो समय से पूरा न होने के कारण जो उसको नुकसान हुआ है उसके लिए उपभोक्ता फोरम में जाए, या सिविल कोर्ट में मुआवजा के लिए अप्लाई करे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं, बिल्डर्स होते हैं या कोई अन्य चीज़ें डेवलप की जाती हैं, उसके संबंध में एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें कि कंज्यूमर और जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनके बीच में एक टाइम फ्रेम उसका निर्माण हो सके और उसके अंतर्गत वो अपने उत्तरदायित्व को पूरा करे। यदि उसको पूरा करने में वह विफल रहता है तो उसके लिए पेनाल्टी की व्यवस्था हो। इसी दृष्टिकोण से ये जो एक्ट बना, रियल एस्टेट रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट, इसके अनुसंधान इसके लिए इस एक्ट के अंतर्गत सारे राज्यों को यह निर्देश दिया गया, केंद्र शासित राज्यों को। कुछ तो एक्ट के प्रावधान इमीडिएट लागू हो गए कि जहां अभी स्थापित नहीं हुआ है, इमीडिएट किसी अधिकरण को यह राइट दे दीजिए कि वो एक्सरसाइज करे। और 1 साल का समय दिया गया कि 1 साल के अंदर जो है इस एक्ट से रिलेटेड जो विंग है उसको जो है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी, इसका सरकार जो है नियमावली बना करके और एक प्रेस्क्राइब्ड हर राज्य अपना नियमावली बनाए। उसके लिए एक कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट आता है, तो हर राज्य अपना नियमावली बनाए और उसके अंतर्गत इमीडिएट जो है लोगों के समस्याओं का निराकरण किया जा सके। चलिए, तो देश के हर राज्य में रेरा लागू है, रेरा का प्रावधान लागू है। और अगर किसी तरह से कभी आपको बिल्डर से कोई शिकायत होती है, अगर बिल्डर मनमानी करता है आपने आवास को खरीदने के दौरान, तो आप रेरा के जो अधिनियम है उसकी सहायता ले सकते हैं और अपने आप को कानून से लाभ पा सकते हैं। और भी क्या प्रावधान है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे, हम इसको भी जानेंगे। सर, ये हम जानना चाहेंगे कि रेरा के अंतर्गत जो बिल्डर हैं और जो खरीदार होते हैं, उन दोनों के बीच में पारदर्शिता लाने के लिए कौन कौन से खास प्रावधान हैं? देखिए, पहले तो जो एक्ट है उसके सेक्शन 3 में प्रावधान है कि बिल्डर जब तक रेरा में उसका रजिस्ट्रेशन न हो जाए तब तक वह कंज्यूमर के लिए कोई विज्ञापन नहीं करेगा। और सेक्शन 4 में यह प्रावधान है कि क्या क्या इसेंशियल है वो देगा कि जो भी
बिल्डिंग बना रहा है उस बिल्डिंग में उसका कारपोरेट एरिया क्या होगा, बिल्डअप एरिया क्या होगा, सीढ़ी क्या होगा, पार्किंग होगा, पार्क की व्यवस्था होगी, उसमें और क्या क्या चीज़ ऐड करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कराएगा, ड्रेनेज सिस्टम रहेगा, इस सारी चीज़ें जब वो फुलफिल करेगा तब रेरा उसको जो है रजिस्टर्ड करेगा और रजिस्टर करने के बाद ही वह अपना विज्ञापन देगा। तब कंज्यूमर जो है अप्लाई कर सकता है कि हमको ये बिल्डिंग चाहिए, एक अपार्टमेंट चाहिए। और रजिस्ट्रेशन के समय ये कानून ने स्ट्रिक्ट कर दिया है कि 10% से ज़्यादा कुल लागत का वो भुगतान नहीं करेगा। और यदि जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के अंतर्गत वो जो सारी चीज़ें जो रजिस्ट्रेशन में उसका उल्लेख किया गया है उसको वो फुलफिल नहीं करता है तो कंज्यूमर को ये राइट है कि रेरा के अंतर्गत जो है वह क्लेम कर सकता है, मुआवजा कर सकता है। मान लीजिए कि 3 साल का समय रखा है कि 3 साल में हमको आपको बिल्ड करके तैयार करके दे देना है, 3 साल में तैयार नहीं किया तो उस स्थिति में विकल्प है कंज्यूमर को कि वो चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है और विथ इंटरेस्ट रेरा उसको उसका पैसा वापस कराएगा, प्लस मुआवजा का भी भुगतान करना होगा। चलिए, तो जो समय अवधि है उसमें अगर बिल्डर आपको मकान नहीं देता है, समय अवधि में आपको फ्लैट नहीं मिल पाता है, तो आप इसकी अपील रेरा से कर सकते हैं और आपको इसके बाद अपील करने के बाद रेरा आपकी सुनवाई करेगा और इसके बाद मुआवजे की राशि आपको मिलेगी। जो आपने लागत लगाई है, जो आपने पैसा दिया, उसके साथ आपको उसका इंटरेस्ट का भी भुगतान होगा, ये प्रावधान किया गया है। साथ ही जो बिल्डर है उसे अब स्पष्ट पारदर्शिता रखनी पड़ेगी कि भाई जो एरिया वो है, बिल्डअप एरिया कितना है, पार्किंग एरिया कितना है, इसकी पारदर्शिता होगी तभी रेरा में उनका पंजीकरण हो सकेगा, रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। तो कई प्रावधान किए गए हैं और भी प्रावधानों पर हम चर्चा करेंगे। क्या हाल में अभी जिस तरह से कानून में कई परिवर्तन भी हुए हैं, क्या रेरा में भी कोई नई अधिनियम को जोड़ा गया है, कोई नए प्रावधान किए गए हैं? रेरा में प्रावधान जो एक्ट बना है उस एक्ट में तो अभी कोई अमेंडमेंट नहीं है। राज्य सरकार जो नियमावली बनाती है, तो जैसे बिहार में जब रेरा का वो हुआ तो 2017 में राज्य सरकार ने यह नियमावली बनाया कि रेरा में आपका रजिस्ट्रेशन के समय क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होगी। आप जो भी प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं वहाँ पर एक साइनेज होगा, इतने एरिया का होगा जहाँ पर कि आप रेरा से रजिस्टर्ड हैं, कब तक आप शुरू किए हैं, कब इसका ख़त्म करेंगे, एवरीथिंग आपको वहाँ पर उस स्थल पर उसको आपको फ्लैश करना है सारी चीज़ें। तो जो निर्माण स्थल है वहाँ डिस्प्ले करना भी ज़रूरी है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट आपका बन रहा है वो किस तरह का बन रहा है, कितने एरिया में ये बन रहा है, क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं हैं, ये डिस्प्ले करना भी रेरा के तहत ज़रूरी है। और अगर आप जब भी देखने जाएं और विजिट करने जाएं तो ये ज़रूर देख लें कि वो रेरा से पंजीकृत हैं या नहीं और उसने डिस्प्ले किया है या नहीं। ये काफ़ी अहम है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे आप ठगी से बच सकते हैं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जैसे रेरा की बात होती है तो बड़े महानगरों में तो रेरा पूरी तरह से काम कर रहा है, लेकिन अगर ग्रामीण या कस्बा इलाकों की बात करें तो ग्रामीण और कस्बा इलाकों में क्या दिक्कतें आती हैं वहाँ? अभी तो ये स्थिति है कि आप ग्रामीण इलाकों में तो जनरली लोग अपना बनाते हैं जी। रेरा के अंतर्गत ये प्रावधान है कि यदि 500 स्क्वायर फीट से कम का आप करते हैं कोई कंस्ट्रक्शन तो उसमें रेरा का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। 8 आपका फ्लैट आप एक साथ बनाते हैं या पार्ट में बनाते हैं उसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन राज्य सरकार को यह पावर है कि यह कानून नियमावली बना करके उसको भी अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए जो है बातें कर सकती है, लेकिन ऐसा अभी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। साथ ही यदि कोई भी एग्रीव्ड पर्सन है तो एग्रीव्ड पर्सन यदि उसका राइट इफेक्टेड हो रहा है तो जब वो रेरा में आवेदन देता है तो विदिन 16 डेज 60 दिन के अंदर उसका निपटारा करना है। और यदि वहाँ से वो संतुष्ट नहीं है, यदि हमारे यहाँ अपीलेट ट्रिब्यूनल में आता है न्यायाधिकरण में तो उसका भी हमको 60 दिन के अंदर निपटारा करना है, अदरवाइज रीजन हमको असाइन करना होगा। चलो, तो एक समय अवधि भी रखी गई है कि 60 दिनों के अंदर इसका निपटारा करना है। सर, आप न्यायिक सदस्य हैं और कई मामले लगातार आप देखते रहते हैं, रोज़ मामले आप देखते हैं, उसका निपटारा करते हैं, तो रेरा के गठन के बाद से क्या बदलाव देखने को आया है बिल्डरों में?
इससे पहले क्या स्थिति थी और रेरा के गठन के बाद किस तरह की स्थिति है, क्या सामाजिक बदलाव देखते हैं इससे? निश्चित रूप से बदलाव आया है। अब जितने भी बिल्डर्स हैं वह स्ट्रिक्टली इस अधिनियम के अंतर्गत जो उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको फॉलो करें या नहीं फॉलो करें, तो इसमें बहुत ज़बरदस्त फाइन की व्यवस्था है कि आप जो है ये करते हैं तो एक दिन के लिए 1000 स्क्वायर मीटर तक है तो आपको प्रतिदिन के हिसाब से 5000 फाइन होगा, वो इतना दिन डिले करते हैं तो 10,000 फाइन होगा। तो इससे ये हो करके जो है थोड़ा जो बिल्डर्स रहे हैं, जो पहले सुस्ती था या नेग्लिजिबल एक्ट था, उसके अंतर्गत जो है स्ट्रिक्टनेस आई है और वह रेरा हमारी अथॉरिटी जो है उसको स्ट्रिक्टली कंप्लायंस करती है। यदि ये पा गई कि जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया उस पीरियड के अंदर आपने हैंडओवर नहीं किया, तो उस स्थिति में आप जो है आपके ऊपर फाइन होगा। चलिए, तो अगर हैंडओवर नहीं किया तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, अगर बिल्डर जो है वो हैंडओवर नहीं करता है तय सीमा पर तो फाइन लगेगा। प्रोसेस क्या है, पूरी प्रक्रिया क्या होती है? अगर किसी ने आपके साथ ठगी करी तो उसके लिए किस तरह की प्रक्रिया रेरा में जाने के लिए अपनानी पड़ेगी आपको, ये भी हम जानते हैं। सब प्रक्रिया क्या होती है? आपने काफ़ी अहम जानकारी दी कि भाई जो है आपको मुआवजा मिलेगा, लेकिन मुआवजा लेने की जो प्रक्रिया है, अपील करने की जो प्रक्रिया है, तो पूरी प्रक्रिया क्या है, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे। आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे जी, उसकी हार्ड कॉपी भी आप देंगे। मैंने आपको बताया कि 60 दिन के अंदर हमको निपटारा करना है। तो रेरा के अंतर्गत ही एक अदर विंग है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अच्छा, तो उस अथॉरिटी के सामने वो जाएगा तो उसको इंक्वायरी करेगा या किसी को एथराइज करवा सकता है, और उस रिपोर्ट के बाद ये पाएगा कि इसके डिफ़ॉल्ट के कारण इतना लॉस हुआ है, तो विदिन 16 डेज जो है वो प्रक्रिया को पूरा करते हुए अपोजिट पार्टी जो बिल्डर्स है उसके ऊपर फाइन इम्पोज कर देगा। मान लीजिए बिल्डर उससे एग्रीव्ड है तो उसको अपॉर्चुनिटी है कि अपीलेट न्यायाधिकरण के समक्ष अपील फाइल करेगा, और उस अपील का भी हमको 60 दिन के अंदर निपटारा करना है। मेरे अपील के अंतर्गत जो मैंने निपटारा किया है उसके बाद, अच्छा वो एक और कंडीशन आपको बता दे रहे हैं कि जो भी अपील करने मेरे यहाँ आएगा तो जो अमाउंट है उस अमाउंट का 30% वो डिपॉजिट करेगा, उसके बाद ही हम उसकी हियरिंग करेंगे। 30% डिपॉजिट करेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, देयर आफ्टर जो है हम उसकी हियरिंग करेंगे, अदरवाइज उसका खारिज हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा जो है। यानी 30% जो है वो राशि आपको जमा करनी पड़ेगी। 30% राशि आपको जब आप अपील करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको जमा करनी पड़ेगी, तब आकर ये सुनवाई होगी। सर, रेरा में एक शिकायत बिल्डरों को हमेशा रहती है कि जो रेरा है वहाँ से एक बेहतर तालमेल नहीं हो पाता है, तो क्या कोई इस तरह के प्रावधान हैं कि बिल्डरों के बीच और जो रेरा के अधिकारी हैं उनके बीच एक अच्छा तालमेल बनाया जाए, कोई जागरूकता फैलाई जाए, इस तरह का क्या कोई प्रावधान किए गए हैं क्या? नहीं, नया एक्ट है, जागरूकता तो जरूरी है। देखिए हमारे यहाँ कानून बनता है तो ये प्रज्यूम करके चला जाता है कि हर व्यक्ति कानून को मानता है। जब सेंट्रल एक्ट है तो जो ही महामहिम राष्ट्रपति का उस पर सिग्नेचर मिल जाता है और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिक्लेयर हो जाता है तो प्रज्यूम कर लिया जाता है कि एवरीबॉडी नो है, जबकि ऐसा है नहीं, लिटरेसी उतनी है नहीं। तो मेरा विचार है कि नहीं, इसका अवेयरनेस होना चाहिए और लोगों को अपने राइट और ड्यूटी के प्रति जो है जानकारी होना चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि बिल्डर्स और रेरा के अधिकारियों के बीच तालमेल का यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं होता है। यहाँ क्वेश्चन होता है कि आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो भी इसेंशियल्स दिए गए हैं कि आप दीजिए कि बैंक अकाउंट आपका क्या होगा, आपकी एरिया क्या होगी, आपका मैप अप्रूव्ड है कि नहीं है, आपने ओनर से जिसे ज़मीन लिया है किस ओनर से लिया है, उसको आपने पेमेंट किया है नहीं किया है, एवरीथिंग जब वो नहीं दे रहे हैं तो उस स्थिति में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो उसके लिए ये नहीं कि प्राधिकरण दोषी है जो है, प्राधिकरण तो जब सब कुछ आप कंप्लीट कर देंगे, अब विदिन 1 मंथ यदि प्राधिकरण की तरफ से आपको कोई नोटिस नहीं गया है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो है प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हो गया। और यदि हम खारिज भी करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, रिजेक्ट करते हैं कि नहीं आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो आपको हम नोटिस इशू करेंगे कि ये चीज़ें कमियां उसको फुलफिल कीजिए और विदिन 30 डेज आप उसको कंप्लाई कीजिए, उसके बाद रजिस्टर्ड हो जाएगा।
सर, लोगों के बीच एक आम धारणा इस तरह से है कि जो रेरा है वो बड़ी प्रोजेक्टों पर ही सिर्फ अपना ध्यान केंद्रित करता है, जो छोटे प्रोजेक्ट हैं उन पर वो ध्यान नहीं लगाता। क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरी समझ से तो जो अभी तक मुझे लेटेस्ट जानकारी है कि रेरा के तहत जो है करीब 1775 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और एजेंट भी है वो 624 एजेंट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 3538 केसेस रेरा ने डिस्पोजल किया है। जहाँ हमारे यहाँ अपीलेट की बात है कि 378 जो है फ्रॉम बिगिनिंग टिल टुडे अपील फाइल हुई, जिसमें 267 का डिस्पोजल हो चुका है। ओनली 109 हमारे यहाँ पेंडिंग है। तो उसका भी रीजन्स होता है कि कोरम की ज़रूरत होती है हमारे यहाँ। जैसे रेरा में भी 3 लोग होते हैं, तो जो नियमावली बनाई गई है कि किस तरह के को आप चेयरमैन बनाएंगे तो उनको 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर हों उनको 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमारे यहाँ जो अपीलेट अथॉरिटी है उसके चेयरमैन हाई कोर्ट के जज या रिटायर्ड जज होने चाहिए। जुडिशियल मेंबर जो होने चाहिए उनको इतना का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 18 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब वो बनेंगे। एक टेक्निकल मेंबर होंगे। तो टेक्निकल मेंबर का रहना मैंडेटरी है। जब तक कोरम पूरा नहीं होगा तब तक हमारा फंक्शन में नहीं आ सकता है। इसके लिए भी नियमावली में व्यवस्था है कि यदि कोई रिटायर होता है तो रिटायर होने के 2 महीने पहले प्रोसेस हो जाना चाहिए कि चेयरमैन रिटायर हो रहे हैं तो उनके जगह पे जो है पूरी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। इसके अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होते हैं हमारे माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या उनके द्वारा नॉमिनेटेड कोई सीनियर जज होते हैं, प्लस आपका लॉ सेक्रेटरी होते हैं, हाउसिंग बोर्ड के वो होते हैं, चेयरमैन होते हैं। तो एक इतनी विस्तृत प्रक्रिया बनाई गई है कि इसमें ऐसे लोग ही आए जो इस मामले के एक्सपर्ट हों और उसका निपटारा करें। डिले को दूर करने के लिए ही ये नियम लाया गया है और इसलिए फास्टेस्ट जब ये नियम बना तो वेस्ट बंगाल ने इसको कहा कि हम अपने यहाँ नहीं लागू करेंगे। लगभग 37 स्टेट और इंडियन टेरिटरी में रेरा फंक्शन कर रहा है। तो वेस्ट बंगाल में रेरा के जगह हीरा बनाया जो है कि वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्रियल रेगुलेटरी एक्ट, तो उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में जो है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब वो चैलेंज हुआ तो उसको कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, चूँकि यह कंकरेंट लिस्ट में है और जो आप एक्ट बना करके अपने लिए अलग से व्यवस्था कर रहे हैं वो ऑलरेडी रेरा में इंक्लूड है, इसलिए उस एक्ट को ये कर दिया। तो वेस्ट बंगाल में भी लागू हो गया, चारों तरफ तो पूरे देश में ये प्रावधान लागू है। सर, अगर बिहार की बात करें, बिहार जैसे सूबे की बात करें, तो जब से रेरा लागू हुआ है तो किस तरह का बदलाव आया है? क्या बदलाव देखते हैं बिहार में? जो हमको देखने को मिला है कि अब इधर जो रेरा लागू होने के बाद जो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हुए हैं उसके तहत जो भी कंज्यूमर ने अपने फ्लैट को अलॉट कराया है, यदि उस समय के बियॉन्ड वो जाता है तो वो तुरंत रेरा में अपना फाइल करता है एप्लीकेशन और उसके बाद बिल्डर्स को जो है उसको मुआवजा देना पड़ता है। या उसको विकल्प है कि 3 साल में पूरा किए, 4 साल हो गया नहीं दिए तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है और रिकवरी के लिए रेरा में अप्लाई कर सकता है कि हमारा मनी ये वापस कर दे विथ इंटरेस्ट। अब प्लस जो इन टाइम सप्लाई न करने से उनको जो है हमको लॉस हुआ उसके लिए मुआवजा मिले तो मुआवजा भी दिलवाया जाता है। चलिए, तो रेरा के आने के बाद से जो प्रक्रिया है वो तेज़ हो गई है। रेरा के आने के बाद से जो बिल्डर हैं उनकी मनमानी कहीं ना कहीं रुक गई है और जो उपभोक्ता हैं वो भी अगर मनमानी कोई बिल्डर करता है तो रेरा में अपील कर रहे हैं और इसका उन्हें मुआवजे के सहित राशि का भुगतान भी हो रहा है। सर, ये तो रेरा के गठन के बाद की बात है, लेकिन रेरा के गठन से पहले अगर किसी कंज्यूमर ने बुक कराया है रेरा गठन से पहले और उन्हें नहीं मिल पाया, कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो उससे पहले भी चल रहे हैं, तो वैसे प्रोजेक्ट के लिए क्या कोई खास प्रावधान किए गए हैं? इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट रूलिंग आई है कि एक्ट लागू होने के पहले यदि बिल्डर से आपने कोई फ्लैट अलॉट किया है और वह आपको हैंडओवर कर दिया है, आपने उसको ले लिया है, आपके नाम से एग्रीमेंट हो गया, आपको टाइटल आपके पास शिफ्ट हो गया, उस पर तो ये लागू नहीं होगा। लेकिन रेरा लागू होने के बाद और पहले से उसका प्रोजेक्ट
कंटिन्यू है और आपको वो हैंडओवर नहीं कर पाया है, टाइटल ट्रांसफ़र नहीं कर पाया है, तो वैसी स्थिति में वो व्यक्ति रेरा के अंतर्गत जा सकता है। अगर बिल्डर जो है वो मान लीजिए कि समय पे उसने समय अवधि रखी, जैसे कि आपने अभी बताया कि एक समय अवधि बिल्डरों को बताना होता है कि 3 साल में हम प्रोजेक्ट बना के देंगे, लेकिन अगर किसी कारण बस बिल्डर जो है वो समय अवधि पर नहीं बना के दे पाया, तो ऐसे में क्या बिल्डरों को कोई राहत मिलती है, वो समय अवधि बढ़ा सकता है? क्या प्रावधान इसके लिए है? अगर समय पूरा नहीं होता है और बिल्डर चाहता है कि भाई हमें थोड़ी और समय दिया जाए, हमें थोड़ी और मोहलत दी जाए, तो क्या प्रावधान इसके लिए है? रेरा के अंतर्गत ये प्रावधान है कि 1 साल तक उसका एक्सटेंशन कर सकता है यदि युद्ध की स्थिति आ गई है, कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आ गई है जिसके वजह से उसको मैन पावर मिलने में दिक्कत आई है, तो ऐसी स्थिति में वह रेरा में आवेदन दे सकता है कि इन परिस्थितियों के कारण हमने इसको इन टाइम कंप्लीट नहीं पाया, हमारी अवधि को बढ़ा दीजिए। तो 1 साल तक जो है अथॉरिटी जो है उसकी अवधि को बढ़ा सकती है। अभी सर एक महत्वपूर्ण योजना आई है, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो क्या रेरा और प्रधानमंत्री आवास योजना के बीच कोई तालमेल है, कोई संबंध है इसमें? ऐसा तो अभी इस तरह का कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना तो अलग है, तो सरकार ज़मीन एक्वायर करके जो लैंड एक्वायर करती है उस बनाती है, उसका प्रोजेक्ट यदि प्रोजेक्ट के रूप में यदि वो डेवलप होगा, कोई बिल्डर्स लेकर के डेवलप करेगा, तो ऐसी स्थिति में तो उसको यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर हम टैक्स सुधार की बात करें सर, जिस तरह से रेरा के आने के बाद से, रेरा के पहले कई तरह की मनमानियाँ होती थी और टैक्स में चोरी भी होती थी कई बार, तो क्या रेरा के गठन के बाद से टैक्स सुधारों में क्या प्रभाव पड़ा है? नहीं, अब तो सारी चीज़ ऑनलाइन है, आप जो भी देते हैं ऑनलाइन आपका फ्लैश करता है, कितने में प्रोजेक्ट लिए, कितना डिपॉजिट किया, और सब कुछ आपके अकाउंट पे ही है। अकाउंट में ही पैसा जाना है और अकाउंट आपका फ्लैश होना है कि ये प्रोजेक्ट आपने इनसे लिया तो ये इस फंड में इनके इतना पैसा आपके पास आ रहा है। तो उस स्थिति में तो आप उसको जो है नहीं कह सकते हैं कि नहीं टैक्सेशन की चोरी में कोई दिक्कत हो सकता है, जो है मैंने कोई प्रॉब्लम आ सकता है। जो चीज़ें ओपन हैं, अब उसके बाद जो है आदमी बैक साइड से क्या ये करता है, लेकिन जो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है वो उस चीज़ों में तो चोरी करने का कोई उसको कई बार सर इस तरह के प्रावधान होते हैं कि भाई जो ऑन रिकॉर्ड राशि कुछ अलग होती है और लोग जो उपभोक्ता होते हैं उनसे कुछ अलग राशि लेते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ खास प्रावधान? नहीं, इस तरह का कुछ प्रावधान, जो चीज़ डॉक्यूमेंटेशन में हम तो उसी को देखेंगे ना। हमारे पास तो जो डॉक्यूमेंट है, जो चीज़ें आपने बैक डोर से कर दिया, जब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो आप करते हैं तो अपने आप को आप ले जा करके जो है आप डालते हैं अपने उसमें, उसको रिकवरी के लिए आप कैसे हमसे हमारे पास आ पाएंगे? आपको प्रूफ होना चाहिए ना कि आपने बिल्डर्स को इतना पैसा दिया है, और वो चीज़ें यदि आप ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो हम ऑर्डर कैसे करेंगे? जो है सर अपने बड़ी नज़दीक से आप लगातार देखते रहे हैं इन मामलों को, तो क्या कोई केस स्टडी वैसा आप साझा कर सकते हैं जिसमें उपभोक्ता जो है उनको फ़ायदा हुआ हो? बहुत सी केस है। अभी हम देखे, अभी एक केस था, अभी हमारे ही एक रिलेशन है, वो लिए हुए हैं, वो बता रहे थे कि वो हमको समय से ये नहीं किया तो 5 लाख का फाइन कर दिया, जो है 5 लाख का फाइन कर दिया, 5 लाख का फाइन उसको देना पड़ा जो है। तो इस तरह से अगर हम भूमि अधिनियम कानून की बात करें, भूमि अधिकार अधिनियम कानून की बात करें, तो रेरा और भूमि अधिनियम कानून जो है इन दोनों के बीच कैसे तालमेल बिठा पाते हैं? इससे कोई अटैच नहीं है, चूँकि जो भी प्रोजेक्ट डेवलप करता है तो प्रोजेक्ट डेवलप करता है तो वो ज़मीन एक्वायर करता है, तो ज़मीन का उसको मुआवजा देना है, वो भी सरकार का एक रेट है, उस फिक्स रेट पर आपको देना है। और वो चीज़ें भी हमारे यहाँ जब रजिस्ट्रेशन के लिए आप आएंगे कि इस पार्टिकुलर प्लेस पर आप जो है इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, तो उसका तो आपको पूरा चौहद्दी देना पड़ेगा, खसरा खेतौनी एवरीथिंग देना पड़ेगा, कितने में आपने लिया है वो सारी चीज़ डिटेल से आपको खोलनी पड़ेगी। सर आप हमारे माध्यम से दर्शकों को क्या कोई अपील करना चाहेंगे जिससे कि जो ठगी के शिकार ना हो, और अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, अगर कोई ऐसा नौबत आती है कि जिसमें उन्हें लगता है कि नहीं हम ठगी के शिकार हो गए, तो रेरा में जा सकें, क्या अपील करना चाहेंगे आप दर्शकों से? जनता से मेरी अपील है कि पहले इस बात की वो सावधानी बरतें कि जिस अपार्टमेंट को लेने जा रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है, उसको ये देख लें कि वह रेरा से रजिस्टर्ड है कि नहीं, और उसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन में वो सारी विस्तृत चीज़ें जो एक्ट कहता है वो सारे इसेंशियल चीज़ उसमें फुलफिल है कि नहीं है, और उस सावधानी बरतने के बाद ही वो जा कर के बिल्डर से जो है कोई भी जो है
अपार्टमेंट लेने का उससे एग्रीमेंट करें, उससे रजिस्ट्रेशन कराएं जो है। और ये सावधानी बरतेंगे तो कभी भी ठगी के शिकार नहीं हो सकते हैं। अधिक से अधिक न होगा तो वो चूँकि हर व्यक्ति लीगल एक्सपर्ट तो है नहीं, तो लीगल एडवाइस ले सकते हैं। और हम लोगों के एक्ट के अंतर्गत यह प्रावधान है कि लोगों के बीच में लीगल अवेयरनेस जागे करें। तो अभी नया है सिस्टम, अभी नहीं उस स्तर पे जा चुका है, लेकिन हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जनता के प्रति जागरूकता फैलाएं कि इस कानून की विस्तृत जानकारी उसके पास। चलिए, तो कोई भी अगर गड़बड़ी करता है तो आप इस ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, आप रेरा में अपील कर सकते हैं और इस पर सुनवाई ज़रूर होगी। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को बताई और अनमोल समय आपने दिया, आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आपको भी बहुत। तो रेरा के तहत अगर कोई भी आपको बिल्डिंग खरीदने जब जा रहे हैं, अपार्टमेंट लेने जा रहे हैं आप, और उसमें अगर कोई बिल्डर मनमानी करता हो तो इसकी आप शिकायत कर सकते हैं रेरा के तहत। अगर समय अवधि पे आपको अपार्टमेंट नहीं मिलता है, मकान नहीं मिलता है, तो इसकी शिकायत कर सकते हैं, आपको मुआवजे के सहित भुगतान किया जाएगा। तो आज के कानूनी सलाह में बस इतना ही, फिर किसी अन्य कानून की जानकारियों के साथ मिलेंगे हम अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।